Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार, स्टडी IQ एस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। लगातार आपको खबरें मिल रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वॉर टाइम के, उनकी हत्या कर दी गई है। और इस तरह से दिख रहा है कि लगातार एस्केलेट होता ये पूरा सिनेरियो दिख रहा है। तो वेस्ट एशिया पूरी तरह से डिस्टर्ब है और इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैश्विक प्रभाव भी जानना जरूरी है और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की भी बात करनी होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई भारत पर किस किस तरह का खतरा आ सकता है, किस किस तरह की चुनौतियां सामना करना पड़ सकता है भारत को। देखिए, जब हम कहते हैं तेल आपूर्ति के बारे में, तो खाड़ी देश सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करते हैं। आपको पता है ऑयल सप्लायर ये सारे देश हैं, जिसमें ईरान एक मेजर पार्ट रखता है। हालांकि अभी ईरान से इंडिया ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अमेरिका ने कड़ी चेतावनी दी। उसके बाद हमने ऑयल इंपोर्ट को ईरान से करना जारी नहीं रखा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बाकी कंट्रीज जो यहां हैं, सऊदी है, यूएई है, इराक है, इन सब से हम मेजर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो सवाल है कि भाई ईरान अगर डिस्टर्ब है और ये पूरा इलाका ही डिस्टर्ब है, वेस्ट एशिया वाला, तो यहां पर आपको पता है कि एक स्ट्रेट है, जिस स्ट्रेट का नाम है होर्मुज स्ट्रेट। और ये होर्मुज स्ट्रेट ऐसा है जिससे होकर 20% ऑयल सप्लाई होता है पूरे इस रीजन से। ठीक है, क्योंकि खाड़ी देशों से जितनी भी ऑयल की सप्लाई होती है ये यहीं से होकर गुजरती है। इस तरफ फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, और यहां पर ओमान की खाड़ी है। तो ये जो रूट है, इस पर ईरान ने पिछली बार भी जब मिसाइल्स दागी गई थी दोनों तरफ से, तो ईरान ने कहा था कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट आता है तो फिर वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट आ जाएगा। और उस कंडीशन में वैश्विक तेल आपूर्ति का 20 से 25%, क्योंकि इसी रूट से होता है, तो निश्चित तौर पर तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। इसमें हर देश को महंगाई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी एक बात और है कि कतर जैसे कंट्रीज जो कि लिक्विड नेचुरल गैस के बड़े सप्लायर हैं, और इंडिया कतर से बड़े मात्रा में लिक्विड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है, तो एलएनजी शिपमेंट के लिए भी ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत के लिए तेल के भी आपूर्तिकर्ता के तौर पर मिडिल ईस्ट से मंगाना मुश्किल हो जाएगा, और भारत के लिए लिक्विड नेचुरल गैस की भी आपूर्ति पर मुश्किल आएगा। और ये पूरी दुनिया को ही ये मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तेल महंगा होगा तो ऑब्वियसली बाकी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। तो एक इंपैक्ट तो ये आने वाला है। अब आगे बढ़िए, नेचुरल गैस सप्लाई में संकट आएगा, उसको थोड़ा डेटा से देखिए। कतर नेचुरल गैस का प्रमुख सप्लायर है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कतर की पोजीशन कहां है, यहां पर कतर है। तो कतर भी निश्चित तौर पर इसमें इंपैक्ट होगा। कतर अगर इंपैक्ट होता है तो इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी, और कतर से नेचुरल गैस की आपूर्ति प्रभावित होगी, और भारत के लिए यह बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपीएससी के लिए एक सिस्टमैटिक बैच में, तो अमृत लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ बैच में एडमिशन ले सकते हैं। जो नया बैच आने वाला है वो आने वाला है 23 जून 2025 से। सुबह 8 बजे का बैच है। इस बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको कहां मिलेगी? फाउंडेशन P2I प्रतिज्ञा बैच मॉर्निंग बैच है 2026 का। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहां सारी जानकारी मिलेगी और एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको कोड अप्लाई करके एडमिशन लेना है। अब सवाल है कि भाई, एक बार हमने रेड सी क्राइसिस ऑलरेडी देखा है। रेड सी क्राइसिस क्या था? यहां पर जैसे हमने कहा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में एक स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट। उसी तरीके से यहां इस पॉइंट पर जो इधर अफ्रीका है, और अफ्रीका को अरब कंट्रीज के साथ जोड़ने वाला बीच में एक यहां स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट जोड़ता है इधर अदन की खाड़ी को, ये अदन की खाड़ी है, और ये रेड सी है। ठीक है, और आगे इसमें देखेंगे यहां पर सुएज कनाल है। तो अदन की खाड़ी को रेड सी से जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है, जिसको कहते हैं बाबल मानदेव स्ट्रेट। ये आपने सब पढ़ा ही है ऑलरेडी, बाबल मानदेव स्ट्रेट। इस स्ट्रेट पर ऑलरेडी जो यमन, ये कंट्री यमन है, और यमन के जरिए हौती विद्रोहियों ने यहां पर बहुत ज्यादा शिप
को डिस्टर्ब किया, बहुत ज़्यादा शिप्स पर हमला किया और इसकी वजह से पूरा रूट डिस्टर्ब हुआ। रूट जब डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, देखिए ये जो यहाँ से व्यापार होता है स्वेज कनाल होते हुए, ये काफ़ी शॉर्ट रूट पड़ता है और यहाँ से भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर में एंट्री करने के बाद यहाँ आराम से यूरोप पहुँचा जा सकता है और यूएस के लिए भी अगर इंडिया से कुछ भी शिपमेंट जाना हो तो सबसे शॉर्टेस्ट वे तो यही है। लेकिन जब ये रूट डिस्टर्ब हो जाएगा, रेड सी वाला, यहाँ बाबल मानदेव स्ट्रेट है, ये यमन है, यमन में ही हौती विद्रोही हैं और ईरान के इन्फ्लुएंस में हैं, ईरान से समर्थित हैं। हौती विद्रोही, अभी हमने हाल ही में रेड सी क्राइसिस देखा है, रेड सी में लगातार क्राइसिस की वजह से रूट चेंज करना पड़ा था और केप ऑफ गुड होप रूट से जाना पड़ा। तो ये केप ऑफ गुड होप रूट है, यानी पूरा घूम कर जाना पड़ता है। तो 30 to 40% इसमें लागत बढ़ जाती है ईंधन की, समय बढ़ जाता है, 10 से 14 दिनों का समय बढ़ जाता है इस पूरे रूट में जाने में और इस वजह से जहाज़ों की उपलब्धता कम हो जाती है। भाई एक जहाज जो यहां से इस रूट से जा रहा है वो बहुत आराम से कम दिनों में पहुंच जा रहा है तो ज़्यादा चक्कर लगाता है और 14 दिन जब जहाज को जाने में ही ज़्यादा लगते हैं तो ऑब्वियसली जहाज़ों की उपलब्धता भी कम हो गई है इस रूट पे। तो रेड सी क्राइसिस की वजह से हमने देखा है क्या इंपैक्ट होगा और अभी जो ईरान इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है उसमें एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट डिस्टर्ब हुआ और दूसरा बाबल मानदेव स्ट्रेट अगर डिस्टर्ब हुआ तो फिर क्या होगा, यही रूट लेना पड़ेगा, इंडिया को भी ये रूट लेना पड़ेगा और इंडिया के लिए भी लागत ज़्यादा होगी। इसको कंटिन्यू करने में जहाज की उपलब्धता कम होगी और महंगाई बढ़ने के आसार बढ़ जाएंगे। तो केप ऑफ गुड होप मार्ग का उपयोग करना भारी पड़ सकता है इंडिया के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। भारत और इजराइल और ईरान को मिला दें अगर, तीनों के बीच यानी भारत का इजराइल और ईरान दोनों से मिलाकर $5 बिलियन का व्यापारिक संबंध है जो कि इंपैक्ट होगा और इससे भारत पर असर पड़ेगा। और अभी अभी जो खबर आई है 17 जून की ही खबर है कि टैंकर्स रिपोर्टेडली अब्लेज नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हॉर्मुज के पास 3 टैंकर्स में आग देखा गया है, फायर देखा गया है और यह आग किस वजह से लगी है ओमान की खाड़ी में यह अभी पता नहीं चला है। लेकिन एक संभावना यह हो सकती है कि कहीं इन्हें मिसाइल्स के जरिए या कोलाइड कराकर किसी तरीके से निशाना ना बनाया गया हो। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इनमें आग क्यों लगी। तो इस स्थिति में अगर तेल महंगा हुआ तो महंगाई का असर बढ़ेगा। भारत ने अभी हाल ही में फलों, दालों, अनाज की कीमतों में गिरावट की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन में 75 महीने के निचले स्तर को प्राप्त किया था 2.82% पर 2025 में ही मई में। तो एक दिख रहा था कि महंगाई का असर कम होता जा रहा है, लेकिन अब अगर ये तेल के दाम बढ़े तो फिर से महंगाई का असर बढ़ेगा। आरबीआई ने भी हाल में आपको पता है रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट कम किया था जिसकी वजह से संकेत था सीधे सीधे कि महंगाई दर में गिरावट है। अब उम्मीद ये है कि भाई सऊदी हैं, यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये सब जो खाड़ी देश की कंट्रीज हैं ये हॉर्मुज को बंद न किए जाने का दबाव ईरान पर बनाएंगे और साथ ही ईरान और इजराइल के बीच में शांति की भी बात करते रहेंगे। इसी तरीके से ये तो सप्लायर कंट्रीज हैं ऑयल के, इसी तरीके से जो रिसीव करने वाले मेन कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इस तरह के जो कंट्रीज हैं ये भी, साउथ कोरिया हो गया, ये कंट्रीज भी कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच शांति व्यवस्था बनवाने की पहल करें। ऑलरेडी रशिया और अमेरिका ने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो महंगाई का असर लेकिन पड़ेगा। अब दूसरा अगर इंपैक्ट देखें तो देखिए हवाई क्षेत्र बंद होने से भी असर पड़ेगा। अब अगर इस तस्वीर में आप देखेंगे ये पूरा एयर ट्रैफिक दिख रहा है, ये सारे एयर फ्लाइट्स हैं जो ईरान के ऊपर से उड़ान नहीं भर रहे हैं। जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच में ये मिसाइल वॉर शुरू हुआ था वैसे ही आपने सुना होगा कि एयर इंडिया के कई फ्लाइट्स जो यहां से उड़ रहे थे वापस होने लगे इंडिया की तरफ। तो ये देखिए ये पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है ईरान के ऊपर का एरिया। तो अपने अपने हवाई क्षेत्र को अगर इन्होंने बंद कर दिया या फिर डर के मारे यहां से ऊपर से कोई उड़ान नहीं ही भरेगा ऑब्वियसली, तो वैश्विक विमानन उद्योग पर भी असर पड़ेगा और बड़े पैमाने पर डाइवर्जन से पश्चिम एशिया और आगे पश्चिम एशिया से जो आगे पूर्वी क्षेत्र में जा रहे हैं यूरोप और यूएस की तरफ, तो उसमें भी परिचालन करने वाली एयरलाइंस के लिए उड़ानें लंबी हो जाएंगी, देरी हो सकती है, ईंधन की लागत बढ़ सकती है क्योंकि डाइवर्टेड रूट से अब ये जाएंगे तो ईंधन की लागत भी बढ़ेगी, समय भी ज्यादा लगेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को खतरा हो सकता है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। 2023 में ही G20 के दौरान घोषित हुआ था, ये एक स्ट्रेटेजिक मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक कॉरिडोर इसमें पूर्वी कॉरिडोर है और खाड़ी क्षेत्र को आगे यूरोप से जोड़ने वाला उत्तरी गलियारा है, नॉर्थ कॉरिडोर है। देखिए यहां से इंडिया से ये जोड़ता है
पहले खाड़ी देशों को, फिर खाड़ी देशों से जोड़ता है आगे यूरोप को, तो इसको कहते हैं नॉर्थ कॉरिडोर और इसको कहते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर। तो 2 कॉरिडोर हैं इसमें। उद्देश्य क्या है? भारत को खाड़ी देशों से जोड़ना और यूरोप से जोड़ने वाला। कनेक्टिविटी किस तरीके का है? इसमें रेल कनेक्टिविटी भी है, समुद्र के जरिए भी कनेक्टिविटी है यानी शिप के जरिए, और सड़क की भी कनेक्टिविटी है, तीनों कनेक्टिविटी है। और ऑब्वियसली इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन ये जो स्थितियां हैं उसमें इस प्रोजेक्ट पर भी संकट आएगा, देरी होगी, बाधित होगा। फिर वैश्विक शेयर बाजार में भी हलचल देखी गई। जैसे ही दोनों के बीच मिसाइल्स दागे गए एक दूसरे के ऊपर, वैसे ही शेयर बाजार हिला। भारत में भी फ्राइडे को शेयर बाजार हिल गया था। हालांकि एक सुकून की बात है कि मंडे को शेयर बाजार में फिर से रिकवरी देखी गई, क्योंकि रशिया ने भी कहा कि हम शांति कराने के लिए, मीडिएट करने के लिए आगे आ रहे हैं। ट्रंप ने भी कुछ पॉजिटिव संकेत दिए। हालांकि ट्रंप की बात का आजकल दुनिया में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा ठीक हुआ और मंडे को थोड़ी सी रिकवरी देखी गई। रिपोर्ट्स बताती हैं, जो अभी ही की खबर है, कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर लॉन्ग टर्म का कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ अनुमान है। ये सेंटिमेंट बाजार के हमेशा चेंज होते रहते हैं, और अगर ये ज़्यादा एस्केलेट हुआ तो ऑब्वियसली इसका असर मार्केट पर भी पड़ेगा। मार्केट पर असर पड़ने का मतलब हर तरह से भारत उस पर इम्पैक्ट में आएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को खतरा है। स्वेज नहर समुद्री मार्ग की तुलना में रसद लागत में 30% तक की कमी आ जाएगी, परिवहन समय में 40% तक की कमी आ जाएगी, और भारतीय निर्यात भी हिट होगा, यानी इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी हिट होगा। क्यों? क्योंकि इसी रूट से आपको पता है कि स्वेज नहर वाले रूट से भारत मैक्सिमम अपना माल ढुलाई करता है। फिर एक समस्या है भाई, प्रवासी भारतीयों की समस्या, जो कि बड़ा है। इसमें एक पॉइंट तो यह है कि दोनों देशों में बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं, और इजराइल में अनुमान है कि 18 से 20 हज़ार भारतीय नागरिक हैं। ईरान में लगभग 10 हज़ार से ऊपर भारतीय नागरिक हैं। सबसे पहली चुनौती तो होगी कि इनको बाहर निकालना है, इनकी निकासी कैसे की जाए, और ये एक टफ टास्क होगा। इस समय भी लगातार मंत्रालय लगा हुआ है, विदेश मंत्रालय, कि इनको बाहर कैसे निकाला जाए। दूसरी दिक्कत है रेमिटेंस की। ये वहां से कमाकर जो पैसा भेजते हैं, ऑब्वियसली ये रेमिटेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि इनकी कमाई बंद हो जाएगी और इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, तो रेमिटेंस में गिरावट आ जाएगी। और तीसरी बात यह है कि 85,000 के करीब यहूदी लोग जो इजराइल में रहते हैं, वो भी भारतीय मूल के लोग हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। आइए ये सब इंपैक्ट पड़ेंगे। डेली क्विज नंबर 10 देख लेते हैं। 9 लिखा हुआ है, 10। ईरान इजराइल तनाव के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ईरान इजराइल तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि से भारत का तेल आयात बिल बढ़ सकता है, जिससे चालू खाता घाटा प्रभावित हो सकता है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे पर तनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्षेत्रीय तनाव से भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और रेमिटेंस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, खासतौर पर खाड़ी देशों में कार्यरत प्रवासियों पर। और ध्यान रखिए, यहाँ एक मैं फैक्ट बता दूं कि भारत के जितने प्रवासी लोग रहते हैं, बाहर में जो लोग रहते हैं, उनमें से 65% के आसपास खाड़ी देश में ही रहते हैं। ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक पॉइंट आप और देख लीजिएगा यहाँ पर। वो पॉइंट क्या हो सकता है? वो पॉइंट हो सकता है कि यहाँ ईरान है, ये ईरान का यहाँ चाबहार पोर्ट है, और चाबहार पोर्ट में इंडिया का काफ़ी इंटरेस्ट है। भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय समझौता, त्रिपक्षीय समझौता भी है, जिसमें अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान तीनों शामिल थे। लेकिन इस पर हालांकि आपने खबर सुना होगा कि अमेरिका के दबाव के बाद इस पर थोड़ा संकट भी आया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में चाबहार पोर्ट को इंडिया ज़रूर डेवलप करना चाहेगा। यहाँ ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का है, और ग्वादर पोर्ट के ठीक बगल में इधर ईरान में चाबहार पोर्ट है, जो इंडिया की मदद से डेवलप हो रहा था। इसका ऑपरेशन इंडिया चला रहा था, तो इस पर भी इंपैक्ट आ सकता है, इस परियोजना पर भी। फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 के साथ इंस्टा पर, अमृत उपाध्याय 007 के साथ टेलीग्राम पर। फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं। नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.